फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1957 की फिल्म नया दौर के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। बलदेव राज चोपड़ा ने एज डायरेक्टर अपना करियर शुरू किया था 1951 में आई फिल्म अफसाना से। इसके निर्माता B.R. चोपड़ा और शादीलाल हांडा थे। 1953 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म आई शोले। इसके निर्माता वो खुद नहीं थे। 1954 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म आई चांदनी चौक। इसके निर्माता भी वो नहीं थे। 1955 में B.R. चोपड़ा ने अपना बैनर बनाया B.R. फिल्म्स और अगली फिल्म इसी बैनर के लिए बनाई। B.R. फिल्म्स के बैनर में बनी पहली फिल्म थी एक ही रास्ता। ये 1956 में आई। इसके बाद B.R. चोपड़ा एक अलग तरह की फिल्म बनाना चाहते थे जिसका स्केल बहुत बड़ा हो, कहानी में कोई ऐसी बात हो जो देश में दुनिया में हो रहे बदलाव की बात करती हो। कहानी का थीम चुना गया मैन वर्सेस मशीन। ये आइडिया महात्मा गांधी की वजह से आया। महात्मा गांधी के मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सोशलिज्म यानी आधुनिक तकनीक और समाजवाद के बारे में जो विचार थे उन्हें आधार बनाकर कहानी तैयार की गई। फिल्म के शुरू में महात्मा गांधी की कही बात भी स्क्रीन पर दिखाई गई जिसका मतलब ये था कि मशीन आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकती। मशीनों का इस्तेमाल इंसान की मेहनत को आसान बनाने के लिए, इंसान की मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। जब कहानी तैयार हो गई तो B.R. चोपड़ा ने दिलीप कुमार से बात की। दिलीप कुमार उन दिनों काफी बिजी थे। सब्जेक्ट सुन के उन्हें फील नहीं हुआ कि ये फिल्म उन्हें करनी चाहिए। दिलीप कुमार ने कहा मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। B.R. चोपड़ा अपने फेवरेट अशोक कुमार के पास गए। अशोक कुमार को कहानी बहुत पसंद आई। अशोक कुमार ने कहा गाँव की इस तरह की कहानी में मैं ठीक नहीं लगूंगा, ये दिलीप कुमार बेहतर कर सकता है। B.R. चोपड़ा ने बताया कि दिलीप कुमार से बात हो चुकी है, वो इनकार कर चुके हैं। उसके बाद अशोक कुमार ने दिलीप कुमार से बात की और उनसे कहा कि तुम एक बार फिर चोपड़ा की कहानी ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, तुम्हें इसमें काम करना चाहिए। दादा मुनि के कहने पर दिलीप साहब ने फिर B.R. चोपड़ा से डिटेल में फिल्म सुनी और फिल्म में काम करने की हामी भर दी। B.R. चोपड़ा ने फीमेल लीड रोल में मधुबाला को साइन किया। बाकी इंपॉर्टेंट रोल्स निभाने के लिए थे अजीत, चांद उस्मानी, जॉनी वॉकर, नजीर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चिटनिस, चाइल्ड आर्टिस्ट डेजी ईरानी और भी कई कलाकार थे। शूटिंग बम्बई के स्टूडियो में शुरू हो गई। B.R. चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 10 दिन तक मधुबाला ने फिल्म की शूटिंग की। फिर यूनिट को आउटडोर शूटिंग के लिए भोपाल जाना था, लेकिन मधुबाला के पिता ने मधुबाला को आउटडोर शूटिंग पर भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। इसके कई कारण बताए जाते हैं। अताउल्ला खान ने कहा था मधुबाला को दिल की बीमारी है, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती, उन्हें शहर से बाहर नहीं भेजा जा सकता। एक बात ये बताई गई कि अताउल्ला खान जानते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि आउटडोर शूट में मधुबाला दिलीप कुमार के साथ ज्यादा समय बिताए। दिलीप कुमार के अनुसार मधुबाला के पिता अताउल्ला खान को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि मधुबाला और दिलीप कुमार का अफेयर चल रहा है। मधुबाला के पिता अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि दिलीप कुमार उसका अटूट हिस्सा हों। उस प्रोडक्शन हाउस की हर फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला काम करें। दिलीप कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया। वो अपनी मर्जी की फिल्में ही करते थे, ऐसा वो आगे भी करना चाहते थे। दिलीप कुमार ने अताउल्ला खान से कहा कि मुझे भी और मधु को भी यही करना चाहिए कि फिल्में अपनी अपनी मर्जी से करनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। अताउल्ला खान इस बात से अपसेट हो गए और उन्होंने मधुबाला से कहा कि तुम B.R. चोपड़ा की फिल्म में काम नहीं करोगी। बहाना ये बनाया गया कि मधुबाला को उसकी बीमारी की वजह से आउटडोर शूटिंग पर नहीं भेजा जा रहा। दिलीप कुमार को मधुबाला से ये शिकायत थी कि वो अपने पिता की हर बात को आंख बंद करके फॉलो करती थी, बात सही हो या गलत हो। खैर, मधुबाला ने नया दौर छोड़ दी। B.R. चोपड़ा ने जो पेमेंट एडवांस में दी थी वो वापस मांगी, लेकिन अताउल्ला खान ने वो पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। B.R. चोपड़ा ने वैजयंतीमाला को फिल्म की हीरोइन अनाउंस कर दिया और अखबार में ऐड दे दी जिसमें नया दौर के स्टार कास्ट का नाम था। खास बात ये थी कि मधुबाला का नाम लिखकर काटा गया था। B.R. चोपड़ा ऑडियंस को ये बताना चाहते थे कि मधुबाला को फिल्म से निकाला गया है। उधर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मधुबाला की आने वाली फिल्मों का नाम छाप दिया जिसमें नया दौर का नाम लिखकर काटा गया, ये मैसेज देने के लिए कि मधुबाला ने फिल्म खुद छोड़ी है। B.R. चोपड़ा ने वैजयंतीमाला के साथ नया दौर की शूटिंग शुरू कर दी और बहुत कम समय में फिल्म तैयार भी कर ली।
मधुबाला के पिता ने बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया कि मेरी बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद उससे फिल्म से निकाला गया है। जो शूटिंग बंबई में हो सकती थी उसके लिए इतनी दूर जाना क्यों जरूरी था। कोर्ट ने नया दौर की रिलीज पर रोक लगा दी। जज ने बी.आर. चोपड़ा से पूछा कि क्यों ये फिल्म बंबई में शूट नहीं हो सकती थी। बी.आर. चोपड़ा ने अपनी स्क्रिप्ट जज को दिखाई, उन्हें कन्विंस किया कि ये शूटिंग आउटडोर ही हो सकती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मधुबाला और उसके पिता ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब उन्हें सब कुछ बताया गया था कि फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी। सारी बातें जान लेने के बाद ही उन्होंने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एडवांस पैसे भी लिए थे। जो पैसे मधुबाला ने लिए वो बी.आर. चोपड़ा को वापस नहीं किए। बी.आर. चोपड़ा ने पासा पलट दिया और मधुबाला पर केस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ना चलने का और पैसे गबन करने का। कुछ महीनों तक केस चला। कोर्ट रूम में जनता मधुबाला को देखने के लिए आती रही। मधुबाला की इमेज को बहुत नुकसान हो रहा था, नया दौर को बहुत फायदा हो रहा था। रिलीज से पहले ही फिल्म चर्चा में आ रही थी। कोर्ट में सबकी गवाही हुई, दिलीप कुमार की भी हुई। उन्होंने ये तो कबूल किया कि वो मधुबाला से प्यार करते हैं, पर फाइनल बात यही कही कि इस केस में मधुबाला और उसके पिता गलत हैं। मधुबाला की फिल्म छोड़ देने के बाद बी.आर. चोपड़ा का काफी नुकसान हुआ है। बी.आर. चोपड़ा सही हैं। मधुबाला के पिता ने फिल्म की रिलीज पर जो रोक लगवाई थी वो कोर्ट ने हटा ली। फिल्म को रिलीज करने की परमिशन बी.आर. चोपड़ा को मिल गई। बी.आर. चोपड़ा ने जो केस मधुबाला पर किया था उसका फैसला अभी बाकी था। नया दौर रिलीज हो गई, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई। बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ जो केस किया था वो वापस ले लिया। बी.आर. चोपड़ा ने बताया था कि मधुबाला मेरे घर पर माफी मांगने के लिए आई थी और उसने कहा था वो मजबूर थी, उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा था। बी.आर. चोपड़ा ने कहा था कि मधुबाला बहुत अच्छी इंसान और बहुत अच्छी अदाकारा थी। अपने पिता की हर बात को आंख बंद करके मान लेना ही उसकी कमजोरी थी। इन सब बातों का नुकसान मधुबाला को ही हुआ। नया दौर के फाइनल क्रेडिट्स थे स्टोरी स्क्रीन प्ले अख्तर मिर्जा, डायलॉग्स कामिल राशिद, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार ओ.पी. नैयर, निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा। तुम समझदार आदमी हो, मशीनों के होते हुए तुम लोगों को मुफ्त की तनख्वाहें देनी पड़ जाएंगी। भला तुम मेरा नुकसान चाहोगे क्या? नहीं नहीं छोटे बाबू, तुम झगड़ा करने आए हो। अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। कल रजनी मंदिर तो जाएगी ना? और अगर उसने चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो वो तेरी हुई और गेंदे के पीले फूल चढ़ाए तो वो मेरी हुई। जानता है कि हमेशा मंदिर में गेंदे के पीले फूल चढ़ते हैं। तो गेंदे के पीले फूल तू ले ले भाई और चमेली के सफेद फूल चढ़ाए तो मेरी हुई। देर नहीं है, हर देर है, अंधेर नहीं है। अपनी बहन को बीच में डाल के फूल बदलवा रही है। ले जाओ टांगा उड़ा के मोटर गाड़ी से आगे। हो जाए बाबू। ये सड़क जो है ना तो इस पे चलेगा टांगा और वो दूसरी वाली जो है उस पे चलेगी लारी। समझो दोनों की तरफ सी लग गई है सड़क। अच्छा, लॉरी टांगा, मशीन वर्सेस मैन, वंडरफुल। मंदिर की जमीन पर कब्जा जमा कर रास्ता निकालना चाहते हो? मंदिर और शिवालय लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, रास्ता रोकने के लिए नहीं। सेंटर, तुम जैसे धनवानों का जब कोई काम बनने में नहीं आता ना तो भगवान के नाम पे गरीब लोगों को उल्लू बनाने की सोचते हो। बस बस। तुमने मशीन और मोटरों को गरीबों का दोस्त बनाने के बजाय उनका दुश्मन बना दिया। हम गरीब लोगों को मशीनों से कोई बैर नहीं है कुंदन बाबू। बस्ती में तुम भी रहो, हम भी रहें, मोटर गाड़ियां भी रहें, मशीनें भी रहें, कोई ऐसा रास्ता निकालो। देखो तुम तो लिखे पढ़े आदमी हो कुंदन बाबू, तुम्हारा साथ मिल जाएगा ना तो माँ कसम इस गांव तो क्या सारे देश की किस्मत पलट के रख देंगे हम। मशीन वर्सेस मैन कहानी एक पहलू था जो मेन था। कहानी का एक पहलू और था। दो दोस्त एक ही लड़की से प्यार करने लगते हैं, फिर उनकी दोस्ती के बीच कैसे दरार आ जाती है और अंत में कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। हर जगह फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। फिल्म को 4 चांद लगाए फिल्म के सदाबहार गानों ने। ये गाने आज तक सुने जाते हैं। गानों में सिर्फ 4 आवाजें ही इस्तेमाल हुई, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, शमशाद बेगम और एस बलबीर। देखते हैं सारे गानों की मिली जुली झलक। मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, रेशमी सलवार कुर्ता जाले का
ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। साथ ही हाथ बढ़ाना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। आना है तो आना, हमें कुछ फेर नहीं है। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। दिल लेके दगा देंगे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। कहा जाता है कि बी आर चोपड़ा की 1956 की फिल्म एक ही रास्ता की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर एक पंजाबी ट्रूप ने जिन गानों पर, जिस म्यूजिक पर परफॉर्म किया था, उन्हीं से इंस्पायर होकर बी आर चोपड़ा और ओपी नैयर ने नया दौर के गाने तैयार किए। संगीतकार ओपी नैयर को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये अजीब बात रही कि नया दौर के इतने सफल म्यूजिक के बाद बी आर चोपड़ा और ओपी नैयर ने साथ में काम कभी नहीं किया। दिलीप कुमार के साथ भी संगीतकार ओपी नैयर की ये इकलौती फिल्म है। उनके साथ में कोई और फिल्म हो तो आप कमेंट करके बताएं। नया दौर का एक गाना और था जो आशा जी ने गाया था, पर यह गाना ऑडियो रिकॉर्ड्स पर और फिल्म में नहीं था। सुनते हैं उस गाने की ऑडियो। दीवाना आते जाते हमसे छेड़ करे, सच्ची वो क्या मांगे। फिल्म के हिस्से टोटल 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स आए। बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार, बेस्ट स्टोरी अख्तर मिर्जा, बेस्ट म्यूजिक ओपी नैयर। फिल्म में हर कलाकार का काम बहुत अच्छा था। अजीत, जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनकी वजह से ही कहानी में बड़ा मोड़ आता है। दिलीप कुमार और वैजयंती माला के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। दिलीप कुमार ने कहा था कि वैजयंती माला के साथ देवदास के बाद ये मेरी दूसरी फिल्म थी। मैंने देखा वैजयंती माला गाँव की लड़की का किरदार बहुत अच्छा निभाती है। नया दौर की आउटडोर शूटिंग के दौरान ही मेरे जहन में गंगा जमुना की कहानी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। मैंने तभी सोच लिया था जब भी गंगा जमुना बनाऊंगा हीरोइन वैजयंती माला होगी। नया दौर की शूटिंग के दौरान बी आर चोपड़ा ने अपने भाई यश चोपड़ा को खास तौर पर दिलीप कुमार का ख्याल रखने की ड्यूटी दी थी। आउटडोर में दिलीप कुमार और यश चोपड़ा साथ ही रहते थे। यश जी ने बताया था कि हम दोनों का नाश्ता हम खुद ही बनाते थे। यूसुफ साहब ऑमलेट बनाने के लिए कम से कम 10 अंडे तो इस्तेमाल करते ही थे। तभी मेरी यूसुफ साहब से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो हमेशा रही। नया दौर 1957 की टॉप की सेकंड फिल्म रही। पहले नंबर पर थी मदर इंडिया। 1950 से 1959 तक के 10 सालों की भी नया दौर टॉप की सेकंड फिल्म रही। मदर इंडिया पहले नंबर पर। फिल्म के बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन थी 4.25 करोड़। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज के हिसाब से फिल्म की नेट कलेक्शन थी 2.25 करोड़। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। नया दौर ने बी आर चोपड़ा को टॉप फिल्म मेकर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। 2007 में नया दौर को रंगीन करके भी रिलीज किया गया। नया दौर हमारे सिनेमा की सबसे खास फिल्मों में शामिल है। इसके साथ ही नया दौर के बारे में ये खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।